नमस्कार साथियों, मैं नानी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, व्यक्ति एवं समाज के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में परिस्थिति एवं स्थिति के बारे में जाना है और आज हम उसी से रिलेवेंट एक और टॉपिक है भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परिस्थिति का व्यवहारिक पहलू है। ओके, तो चलिए हम भूमिका को देखते हैं, है ना। तो इसमें आपका जो भूमिका है, इसमें हमें क्या क्या देखना है और उसके बारे में बता दूं आपको। देखिए, सबसे पहला जो आपको देखना रहेगा इसमें कि भूमिका किसे कहते हैं, भूमिका की अवधारणा क्या है, यानी कि भूमिका से आशय, है ना। तो भूमिका क्या है उसे हम देखेंगे 30 वर्ड में। फिर हम पढ़ने वाले हैं भूमिका की विशेषता। भूमिका की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो भूमिका की विशेषता को हम 60 वर्ड में कवर करके रखेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट जो है भूमिका के महत्व के बारे में। भूमिका के महत्व से लगभग आपका 30 वर्ड में पूछा जाने का संभावना ज़्यादा है, लेकिन हम इसे भी 60 वर्ड में कवर करेंगे। फिर उसके बाद आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका प्रश्न बन चुका है, परिस्थिति एवं भूमिका में अंतर। परिस्थिति एवं भूमिका में अंतर, यह वर्ष 2014 में 30 वर्ड में पूछ चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम भूमिका टॉपिक के अंतर्गत इतने चीज़ों को कवर करेंगे और अगर हमारा इतना चीज़ कवर हो जाता है तो एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे पास पर्याप्त कंटेंट रहेगा। यहाँ से आपको एक बात बता दूँ, यहाँ से जैसे कि हम जानते हैं कि समाजशास्त्र में मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो है 125 का है, तो यहाँ से 125 में तो बनेगा ऐसा नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन आपका 100 वर्ड्स तक बन सकता है अगर पूरा क्वेश्चन बना तो आपके पास इतने सारे कंटेंट रहेंगे तो आप 100 वर्ड्स में भी अच्छे से कवर कर पाएंगे। अगर 125 में पूछा भी तब भी आपके पास पर्याप्त कंटेंट है, आप लिख लेंगे। क्लियर दोस्तों? तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं भूमिका क्या है। तो ये रहा दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक भूमिका। देखिएगा दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है परिस्थिति के बारे में, है ना। तो परिस्थिति से आशय हमने देखा है कि परिस्थिति जो है आपका पद का सूचक है। तो पद का सूचक है तो कोई व्यक्ति अगर किसी पद में है, पद चाहे अर्जित हो या फिर आपका प्रदत्त हो, कोई व्यक्ति आप पद पर व्यवस्थित है, पद पर स्थित है, तो उस पद का कोई ना कोई दायित्व होगा, है ना। उस पद का कोई ना कोई दायित्व होगा या फिर उस पद का कोई ना कोई कर्तव्य होगा, है ना। अगर हम अर्जित परिस्थिति की बात करें, जैसे कोई शासकीय सेवक भी है तो उसका कोई ना कोई जॉब चार्ट जरूर रहता है और जॉब चार्ट के अनुसार ही कार्य करता है। तो वो जो कार्य करता है जॉब चार्ट के अनुसार, वही उसकी भूमिका है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे उस पद का कोई ना कोई दायित्व या कर्तव्य होगा, तो उस कर्तव्य या दायित्व का निर्वहन ही क्या है, उस पद का दायित्व या कर्तव्य का निर्वहन ही आपका भूमिका है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूँ इतना समझ आया होगा। और ये जो भूमिका होती है, भूमिका कभी भी अकेली या एक पक्षी नहीं होता है। अकेली या एक पक्षी नहीं होता है कहने का मतलब है कि इसके पीछे जो स्टेटस है ना, स्टेटस यानी कि परिस्थिति है, परिस्थिति के अनुरूप ही भूमिका का निर्वहन होता है, कार्यों का निर्वहन होता है ना। तो उसी चीज़ को कहा गया है कि भूमिका कभी भी एक पक्षी या अकेली नहीं होती। ओके, तो चलिए हमारी किताब में क्या लिखा गया है उसी के अनुरूप फिर हम हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से की पॉइंट निकालेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, पहला जो लाइन है आपका, परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है वही भूमिका कहलाती है। ओके, तो परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से आशा करता है, ओके, तो वही क्या कहलाता है, वही भूमिका कहलाता है। भूमिका परिस्थिति का गतिशील एवं व्यवहारिक पहलू है। समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षी नहीं होता है। समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षी नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। तो इसमें जो अकेली या एक पक्षी नहीं होता है, तो इसके पीछे तर्क वही है कि स्टेटस है तो भूमिका है। तो इसमें भूमिका अकेली या एक पक्षी नहीं होती है, स्टेटस पर भी निर्भर करता है। प्रत्येक भूमिका का महत्व अन्य परिस्थिति एवं भूमिका के संदर्भ में होता है। क्लियर? ये जो लाइन है, समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षी नहीं होती है, प्रत्येक भूमिका का महत्व अन्य परिस्थिति एवं भूमिका के संदर्भ में होता है, ये एक ही लाइन है। ओके, इलियट एवं मेरिल के द्वारा इसे परिभाषित किया गया है। भूमिका वह कार्य है जिसे वह प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार निभाता है। दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा परिभाषा है, इसे याद रख सकते हैं। हालांकि समाजशास्त्रियों के द्वारा भूमिका के संदर्भ में बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं प्रस्तुत की गई है, लेकिन यहाँ पे इलियट और मेरिल का जो परिभाषा है ये हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, इसे हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, अगर भूमिका आपसे पूछा जाता है भूमिका किसे कहते हैं, भूमिका की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, भूमिका से आप क्या समझते हैं। अगर आपसे 30 वर्ड में पूछा जाएगा, 30 वर्ड के लायक है ना, 30 वर्ड में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कौन कौन से पॉइंट को इसमें लिखेंगे। सबसे इसमें पहला जो आपका पॉइंट रहेगा वो यह रहेगा कि परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस कार्यों की अपेक्षा या आशा करता है वह भूमिका कहलाती है। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं पहला लाइन में। ओके, क्योंकि इसमें भूमिका के बारे में आपको कोई ना कोई इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा ना, आपको परिचय तो देना पड़ेगा ना। तो आपको इस पहला लाइन को इसमें आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि भूमिका और स्पष्ट हो रही है इसमें। उसके बाद आप दूसरा इसमें आप लिखेंगे कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील एवं व्यवहारिक पहलू है, ये वाला लाइन आना ही चाहिए। फिर हम तीसरा लाइन की अगर बात करें तो समाज में
कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षी नहीं होती, इस लाइन को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रत्येक भूमिका का महत्व या अन्य परिस्थिति एवं भूमिका के संदर्भ में होता है, इसे आप मत लिखिएगा, क्योंकि ऊपर में जो आप लिख रहे हैं समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षी नहीं होता है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है, इसे आपको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, ये इसी लाइन का ही हिस्सा था, लेकिन आप इसमें आपको स्पेस बचा के चलना है, तो इस वजह से आप इतना ही लिख दीजिएगा, अकेली या एक पक्षी नहीं होता है। ओके, तो उसके बाद आपका जो चौथा लाइन है उसमें आप इसे लिख सकते हैं, इलियट एवं मेरिल के अनुसार जो परिभाषा है, अगर याद कर पाएँ तो। अगर आपको परिभाषा याद नहीं है, क्योंकि कुछ लोग परिभाषाओं को याद नहीं कर पाते हैं, अगर परिभाषा आपको याद नहीं है तो आप ये जो भूमिका की विशेषता है वहाँ से एक लाइन उठा सकते हैं। ओके, जैसे कि भूमिका का संबंध परिस्थिति से जुड़ा होता है जो कि गतिशील एवं परिवर्तनशील है, तो चौथा लाइन में आप इसे फिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 4 लाइन कंटेस्ट हो जाता है दोस्तों। तो आशा कर रहा हूँ मैं कि भूमिका की अवधारणा आपको समझ आ गई होगी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं भूमिका की विशेषताएं। ओके, देखिएगा दोस्तों, इसमें हम भूमिका की विशेषता को देख रहे हैं और भूमिका की विशेषता को हमें तैयार रखना है 60 वर्ड में। इसमें आपको वन लाइनर फैक्ट के रूप में दिया हुआ है, आपको यहाँ के की पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई इसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 60 वर्ड में हमारे पास पर्याप्त कंटेंट है इसमें। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहला जो विशेषता दिया हुआ है कि इसका निर्धारण संबंधी विशेषता है कि भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिएगा, संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर निर्धारण होता है भूमिका का आधार। ओके, फिर उसके बाद दूसरा इसमें जो लाइन दिया हुआ है कि समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षी नहीं होती, अकेली या एक पक्षी नहीं होती, इसे अंडरलाइन कीजिएगा। जैसे कि हमने परिभाषा में देखा था कि अकेली या एक पक्षी नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सदैव दूसरी परिस्थितियों एवं भूमिका के संदर्भ में निभाई जाती है, इस वजह से अकेली या एक पक्षी नहीं होती है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं तीसरा विशेषता के बारे में, भूमिका का संबंध परिस्थिति से जुड़ा होता है। तो दोस्तों, इस लाइन का मतलब है भूमिका का संबंध परिस्थिति से जुड़ा होता है। मान लो हम किसी परिस्थिति की बात करें, जैसे कि सरपंच जो है, सरपंच एक परिस्थिति है, एक पद है ना। कैसा पद है? एक अर्जित किया हुआ पद है। तो जो सरपंच का जो कार्य है ना, सरपंच का जो कार्य है, जो सरपंच है, सरपंच अपने उनका जो कार्य है उसी का ही निर्वहन करेगा, ना कि वो एमएलए के कार्य का निर्वहन कर सकता है, ना कि वो किसी वार्ड मेंबर के कार्य का निर्वहन कर सकता है। ओके, तो सरपंच का जो कार्य है वो अपना कार्य सरपंच के द्वारा निर्वहन किया जाएगा। उसी चीज़ को इसमें कहा गया है कि भूमिका का संबंध परिस्थिति से जुड़ा हुआ होता है। फिर हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट विशेषता पर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूमिका गतिशील एवं परिवर्तनशील होता है। देखिएगा दोस्तों, इसका व्यवहारिक पहलू यही है कि जैसे ही स्टेटस चेंज होता है ना, परिस्थिति जैसे चेंज होता है तो उसकी भूमिका भी चेंज होती है, परिवर्तन होती है। उसी चीज़ को इसमें कहा गया है कि भूमिका गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उसे प्रदान की गई भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति आदि के आधार पर करता है। ये वाला लाइन स्पष्ट है। फिर उसके बाद देख पा रहे हैं हम, भिन्न भिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए भिन्न भिन्न व्यवहार किया जाता है। ओके, इस लाइन को भी ध्यान में रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ ना कुछ अधिकार एवं सुविधाएं जुड़ी हुई होती हैं। देखिएगा दोस्तों कि कोई व्यक्ति कोई पद पे रहता है तो उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होता है और विशेष सुविधाएं प्राप्त होती है, जैसे कि आवास सुविधा है, वाहन सुविधा है ना। तो यही चीज़ इसमें कहा गया है कि प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ ना कुछ अधिकारी एवं सुविधाएं जुड़ी होती हैं। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने देखा भूमिका की विशेषताओं के बारे में। देखिएगा, इसमें जो विशेषताएं हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। इसमें आपको सिर्फ की पॉइंट को ही ध्यान में रखना है। की पॉइंट अगर आपके दिमाग में है तो आप अवश्य लिखेंगे। देखिएगा, इसमें संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों को इसमें आधार माना गया है। फिर उसके बाद भूमिका एक पक्षी या अकेले नहीं होती है और इसका जो संबंध है परिस्थिति से जुड़ा होता है, गतिशील एवं परिवर्तनशील होता है ना। तो इस तरीके से आप की पॉइंट को फाइंड आउट करके दिमाग में बैठा सकते हैं और अपने आंसर में प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो चलिएगा, अब हम देखते हैं परिस्थिति एवं भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व। तो ये रहा दोस्तों परिस्थिति एवं भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व। कभी आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट्स यानी कि 30 वर्ड में पूछा जा सकता है, 60 वर्ड में पूछा जा सकता है। हम 60 वर्ड में कवर करेंगे ताकि आपसे पूछा जाए तो आप जितने वर्ड लिमिट में पूछा गया उसके अनुरूप आप लिख पाएँ। देखिएगा, सबसे पहला जो यहाँ पे महत्व है, परिस्थिति एवं भूमिका मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। ओके, क्योंकि दोस्तों सामाजिक संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनमें परिस्थिति एवं भूमिका में परस्पर रूप से संतुलन एवं तालमेल होना अति आवश्यक है। तो इसमें वही चीज़ को कहा गया है कि परिस्थिति एवं भूमिका मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें परिस्थिति तथा भूमिका समाज में श्रम विभाजन करती है। श्रम विभाजन करके सामाजिक कार्यों को क्या बनाती है? सामाजिक कार्यों को सरल बनाती है। तो ये भी महत्व के रूप में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन इसमें लिखा हुआ है कि ये समाज में नियंत्रण बनाए रखने में योग देती है।
क्योंकि दोस्तों ये जो परिस्थिति एवं भूमिका है, इसमें क्या होता है, इसमें सामाजिक जो प्रतिमान होते हैं, सामाजिक प्रतिमान एवं नियम होते हैं और व्यक्ति से उनके अनुरूप आचरण करने की अपेक्षा किया जाता है। तो इस वजह से ये समाज में नियंत्रण बनाए रखने में योग देती हैं। फिर नेक्स्ट आपका महत्व इसमें हमारे सामने आता है कि सामाजिक भूमिकाएं व्यवहार को नियमित एवं संगठित करती है। देखिएगा दोस्तों, ये जो लाइन है, सामाजिक भूमिकाएं व्यवहार को नियमित एवं संगठित करती हैं, एक समाजशास्त्री हुए, एक विचारक हुए, आरा लाम्बास करके, है ना, आरा लाम्बास, ओके, आरा लाम्बास। तो इनके द्वारा दिया गया ये लाइन है, ये भी इम्पोर्टेंट है इसका महत्व को स्पष्ट करने में। फिर हम नेक्स्ट देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति का सामाजिकरण करने में योग देती है। क्योंकि दोस्तों व्यक्ति जो है जन्म के पूर्व से ही समाज में विद्यमान होते हैं और व्यक्ति उनके अनुसार आचरण करना सीखता है। तो इसमें सामाजिकरण वाला जो शब्द आया ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर हम देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति की क्रियाओं का मार्गदर्शन करती है, ये लाइन अंडरस्टूड है। फिर हम देख पा रहे हैं इसमें, इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, इससे समाज में निरंतरता एवं स्थिरता बनी रहती है, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देख पा रहे हैं, परिस्थितियां व्यक्ति में जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है, ओके। दोस्तों मेरे ख्याल से महत्व के संबंध में 60 वर्ड में आपका इतना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो मैंने आपको की पॉइंट बताया, उनकी पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, आइए एक बार देखते हैं। फिर इसमें देखिएगा कि समाज का निर्माण, है ना, श्रम विभाजन, ऐसे चीज़ों को दिमाग में बैठाइएगा। नियमित एवं संगठित करती है, सामाजिकरण, ओके, निरंतरता में स्थिरता बनी रहती है, क्लियर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, परिस्थिति एवं भूमिका में अंतर, ओके। देखिएगा दोस्तों, परिस्थिति एवं भूमिका में अंतर, इसको आपको 60 वर्ड में तैयारी रखना है। कभी आपसे अंतर पूछे या संबंध पूछे तो आपको समाजशास्त्र में हमेशा अंतर लिखना है। अंतर को ही संबंध के रूप में लिख सकते हैं। बस आपको लास्ट में कंक्लूड करना रहता है कि इन दोनों के मध्य अंतर होते हुए भी पारस्परिक रूप से संबंध है या घनिष्ठ रूप से संबंध है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो चलिए इन दोनों के मध्य क्या अंतर है, आइए ज़रा देखते हैं। परिस्थिति और भूमिका में सदैव अंतर किया जाता है। जो पहला इसमें हम देख पा रहे हैं कि परिस्थिति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, यह एक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है, जबकि भूमिका सामाजिक मनोविज्ञान का विषय है। इसमें विषय के बारे में परिचय दिया गया है दोस्तों, तो आप इसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है कि परिस्थिति पद का सूचक है, ओके, और भूमिका कार्य को दर्शाता है, ये आप लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छा लाइन है, इसमें परिस्थिति पद का सूचक है और भूमिका कार्य को दर्शाता है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, इसे भी लिख सकते हैं, ओके। फिर इसमें हम आगे पढ़ पा रहे हैं, बिना परिस्थिति के कोई भूमिका नहीं होती और बिना भूमिका के कोई परिस्थिति नहीं होती, इसे भी लिख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट लाइन है, परिस्थिति एवं भूमिका का इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। फिर परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध सदैव स्थिर ना होकर बदलते रहे हैं। हाँ, ये हमने देखा है कि परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध में गतिशील और परिवर्तनशील है, तो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के पूरक और परस्पर संबंधित तथ्य हैं। इस लाइन को आप लास्ट में कॉन्क्लूड निष्कर्ष के रूप में भी लिख सकते हैं, संबंध या अंतर जब भी बताने की कोशिश करें तब, ओके। दोस्तों इस तरीके से आज हमने भूमिका के बारे में अध्ययन किया है। भूमिका के बारे में आज हमने जो अध्ययन किया है उसमें हमने आज पढ़ा भूमिका क्या है ना, भूमिका की विशेषताओं के संबंध में हमने जानकारी इकट्ठा की और उसके बाद हमने जाना कि इसके महत्व के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि परिस्थिति और भूमिका के मध्य अंतर, ओके। तो इतने सारे आपके जो पॉइंट हैं, इतने पॉइंट को हमने कवर किया है और मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन पूछे, है ना, क्योंकि मेंस का एक ख़ास बात है दोस्तों कि जो चीज़ सिलेबस में दिया हुआ है तो वहीं से पूछा जाता है और जो चीज़ सिलेबस में नहीं दिया गया है उसके बारे में कभी क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलता। कभी अपवाद स्वरूप एक आध क्वेश्चन पूछा तो पूछा, लेकिन जो सिलेबस में है उसी को पूछा जाता है। तो इस वजह से सिलेबस में जो चीज़ दिया हुआ है, पहला हमारा दायित्व वही होना चाहिए कि उसे हम अच्छे से कवर कर लें, ओके। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो भूमिका टॉपिक है यहाँ हम इसे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं संस्कृति एवं व्यक्तित्व के बारे में, ओके। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल पर।